Hello viewers, myself Anamika Jain. I am lecturer Electronics and Telecommunication Engineering Department, SP Polytechnic College, Bhopal. एंटेना एंड माइक्रोवेव इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की वीडियो लेक्चर सीरीज पे आपका स्वागत है। आज का हमारा मॉड्यूल है वेव प्रोपोगेशन और आज का टॉपिक है EM वेव एंड इट्स प्रॉपर्टीज। नाउ दिस इज द फर्स्ट लेक्चर। नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटेना एंड माइक्रोवेव इंजीनियरिंग? The objective of this subject is to get knowledge about microwaves, microwave circuits, microwave components, and their application in various fields of life. Now, the objective of this module is to know electromagnetic spectrum, electromagnetic waves, and their properties. After learning this particular topic, the student will be able to understand electromagnetic waves, their characteristics, various application, as this particular microwave is a prominent medium of communication at high frequencies or short wavelength. Now, what is microwave? Microwaves are the high frequency small wavelength radio waves. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ये एक पार्ट है और जैसे विजिबल लाइट या रेडिएशन, विजिबल रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है, बिल्कुल उसी तरह माइक्रोवेव भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पार्ट है। क्योंकि ये बहुत शॉर्ट वेवलेंथ की वेव्स होती हैं, इसलिए एटमॉस्फेयर में आसानी से ट्रेवल कर सकती है और लॉन्ग डिस्टेंसेस कम्युनिकेशन के लिए हम वायरलेस कम्युनिकेशन में इनका उपयोग करते हैं। माइक्रोवेव्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे यदि आपको एक पर्टिकुलर एरिया में ट्रांसमिट करना है तो एक पर्टिकुलर ट्रांसमीटर ही सफिशिएंट होगा, क्योंकि यह पर्टिकुलर ट्रांसमीटर रेडिएट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी विद शॉर्टर वेवलेंथ। तो ये जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स पर्टिकुलर एरिया में है उन सबको सर्विस प्रोवाइड करेगा। दूसरा, माइक्रोवेव्स आइनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट नहीं होगी, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी और जो कंडक्टिंग सरफेसेस हैं उनसे रिफ्लेक्ट होगी। चूंकि ये शॉर्ट वेवलेंथ वेव है, इसलिए ये थोड़ी सी दूरी में ही आसानी से एट्यूनेट हो जाती है। जो माइक्रोवेव करंट्स है, जो चूंकि हाई फ्रीक्वेंसी करंट्स है, इसलिए जैसे कि इनकी टेंडेंसी होती है, ये नॉर्मली जो कंडक्टिंग केबल होती है उनकी सिर्फ आउटर सरफेसेस में कंसंट्रेट रहती है, इनर सरफेस को टच नहीं करती। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? Electromagnetic spectrum is the entire range of electromagnetic radiation. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमारे पास में वेव लेंथ जो है हमारी, वो काफ़ी ज़्यादा वेवलेंथ से काफ़ी कम वेवलेंथ की हमारे पास में वेव्स होगी और फ्रीक्वेंसी भी काफ़ी कम फ्रीक्वेंसी से, मतलब 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से 10⁻24 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी तक फ्रीक्वेंसी आप इसमें से ट्रेवल करा सकते हैं। तो जो माइक्रोवेव्स हैं, माइक्रोवेव्स एक्चुअली हाई फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव्स हैं। तो जो लोअर फ्रीक्वेंसी की वेव्स हैं वो आपकी रेडियो वेव्स है। थोड़ी और फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाएंगे तब आपको माइक्रोवेव्स मिलेगी। इसके बाद आप और फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो इंफ्रारेड वेव्स मिलेगी और इसके बाद जो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे आप तो अल्ट्रावायलेट रे मिलेगी आपको। इसमें जो अल्ट्रावायलेट रे है और इंफ्रारेड वेव्स हैं, इनके बीच में हमको विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम मिलेगा। अल्ट्रावायलेट रेस के बाद यदि आप फ्रीक्वेंसी और बढ़ाते हैं तब आपको एक्सरेज मिलेगी और एक्सरेज के बाद में यदि फ्रीक्वेंसी और बढ़ जाएगी तो गामा रेस मिलेगी। आप इसमें एक चीज नोट कर सकते हैं, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाते जाते हैं वेवलेंथ कम होती चली जाती है, तो गामा रेस की जो वेवलेंथ होगी वो सबसे कम होगी और रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ होगी वो सबसे ज्यादा होगी। एक और चीज होती है कि यदि आपके पास में फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाएंगे तो एनर्जी भी जो वेव्स की होगी वो लगातार बढ़ती चली जाएगी। मतलब रेडियो वेव्स की एनर्जी सबसे कम होगी, माइक्रोवेव्स की उससे ज्यादा और गामा रेज की सबसे ज्यादा होगी। नाउ वी सी व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जो हमारे पास में लोएस्ट फ्रीक्वेंसी की वेव्स थी वो हमारी रेडियो वेव्स थी। उनका यूज हम ब्रॉडकास्ट एंड वायरलेस रेडियो में करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो AM रेडियो में हम इसका उपयोग करेंगे। माइक्रोवेव का यूज माइक्रोवेव ओवन में, वायरलेस डेटा ट्रांसफर में, रडार में और सेलफोन में यूज होता है। इंफ्रारेड का यूज रिमोट कंट्रोल में, जो आप अपने घरों में यूज करते हैं उसमें हम इसका यूज करते हैं। नाइट विजन फोटोग्राफी के लिए भी हम इंफ्रारेड का यूज करते हैं, जिसे आप नेट जियो पर
जो नेशनल ज्योग्राफी चैनल है या डिस्कवरी चैनल पर जो आप नाइट में जो फोटोग्राफी देखते हैं उसमें हम नॉर्मली इंफ्रारेड रेस का ही यूज करते हैं, वही सेंसर यूज करते हैं। अल्ट्रावायलेट रेस का मेन यूज डेंटल क्यूरिंग के लिए होता है। एक्स रेस का यूज एक्सरे में, जैसे कि आप सब जानते हैं। गामा रेस का यूज कॉस्मिक रेस और पेट स्कैन के लिए किया जाता है। Now this is the radio frequency and microwave frequency bands. रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी से शुरू होकर एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी तक रहेंगे। एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी हमारी 3 किलोहर्ट्ज से कम की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। इसके बाद वेरी लो फ्रीक्वेंसी 3 टू 30 हर्ट्ज, लो फ्रीक्वेंसी 30 टू 300 किलोहर्ट्ज, मीडियम फ्रीक्वेंसी 300 किलोहर्ट्ज टू 3 मेगाहर्ट्ज, हाई फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम 3 थ्रू 30 मेगाहर्ट्ज, very high frequency 30 to 300 megahertz, ultra high frequency from 300 megahertz to 3 gigahertz, super high frequency from 3 to 30 gigahertz and extremely high frequency from 30 to 300 gigahertz. यहाँ भी आप देख सकते हैं जैसे हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है तो वेवलेंथ हमारी ऑटोमेटिकली कम होती चली गई है, मतलब एक्सट्रीम लो फ्रीक्वेंसी की जो वेवलेंथ होगी वो 100 किलोमीटर से ज्यादा होगी और एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी की जो वेव होगी उसकी वेवलेंथ 1 मिलीमीटर से लेकर 1 सेंटीमीटर तक होगी। ये ही जो रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड है, जब इनकी हाई फ्रीक्वेंसी एंड में हम जाते हैं तो हमको माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी बैंड्स मिलेंगे। तो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी बैंड्स हमारे एचएफ बैंड से स्टार्ट होंगे। एचएफ बैंड, वीएचएफ बैंड, यूएचएफ बैंड और इसके बाद एल बैंड, एस बैंड, सी बैंड, एक्स बैंड, कू बैंड, के बैंड, का बैंड, वी बैंड, डब्ल्यू बैंड और मिलीमीटर बैंड। इसमें जो एल बैंड, एस बैंड, सी बैंड, एक्स बैंड, कू, के, का, ये जो बैंड होते हैं इनको हम नॉर्मली सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। आप आमतौर पर आपके यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक्स की लेबोरेटरी होती है उनमें जो माइक्रोवेव टेस्ट बेंच होती है वो एक्स बैंड पे नॉर्मली ऑपरेट होती है 8 टू 12 गीगाहर्ट्ज पर। मैनेट में आपको कू बैंड की टेस्ट बेंच भी मिल जाएगी देखने के लिए। और नॉर्मली आपकी जो लैब्स है उनमें अगर आपके पास में पुराने जो इक्विपमेंट्स हैं उनमें आप देखेंगे तो सी बैंड के सैटेलाइट रिसीवर भी आपको यहाँ देखने मिल जाएंगे। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्चुअली जो आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है इनका जो ऑसिलेशन होगा, जब ये ऑसिलेशन होगा तो इनके ऑसिलेशन के कारण एनर्जी ट्रांसमिट होगी जो इन दोनों फील्ड के परपेंडिकुलर होगी। और चूंकि ये जो एनर्जी होती है इन दोनों के परपेंडिकुलर होती है और इसको कोई मीडियम नहीं लगता, मतलब इसके लिए कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलेंगे। ये जो वेव है ये वैक्यूम में कांस्टेंट स्पीड, मतलब जो लाइट की स्पीड है 10⁸ मीटर पर सेकेंड उसके हिसाब से चलेगी। नॉर्मली आप यहाँ देख सकते हैं कि जो आपके मैकेनिकल वेव है, नॉर्मली मैकेनिकल वेव में जो वाइब्रेशन का आपका डायरेक्शन है वो और वेव का डायरेक्शन एक ही है, जबकि आपके पास में जो लाइट वेव है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उनका डायरेक्शन ऑसिलेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। नाउ हाउ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विल बी जनरेटेड? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेशन के लिए हमको एक एंटेना की आवश्यकता होगी। ये जो एंटेना है इट कैन बी अ इन द फॉर्म ऑफ अ रॉड। तो एक कंडक्टिंग रॉड है, इसमें से यदि आपके इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है तो दिस इज अ टाइप ऑफ एंटेना। जब इस पर्टिकुलर एंटेना में से कोई भी अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होती है तो उसके सराउंडिंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमको मिलेगी। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस पर्टिकुलर रॉड के अक्रॉस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके साथ इंटरेक्ट करेंगी और इन दोनों के इंटरेक्शन के कारण जो एनर्जी है वो ट्रांसमिट होगी। इसको अगर आप और डिटेल में देखना चाहते हैं तो नीचे देख सकते हैं जो आपका रेड कलर का एरो है इट इंडिकेट्स करंट। जो ब्लू कलर की लाइंस हैं दीज आर मैग्नेटिक फील्ड। इन मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटरेक्शन के कारण वी हैव अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन के कारण अगेन वी हैव अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन के कारण से एनर्जी ट्रांसफर होती जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वेव है वो हमारी लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। यदि हम करंट की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तो वेव की डायरेक्शन भी अल्टीमेटली चेंज हो जाएगी। मतलब अगर आपकी करंट टॉप से बॉटम की तरफ फ्लो कर रही है तो आपकी जो वेव की डायरेक्शन है वो राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में आपकी वेव ट्रेवल करेगी। नाउ these are the types of EM wave sources. Normally हमारे पास में दो तरीके के सोर्सेज हैं, पॉइंट सोर्स और लाइन सोर्स।
पॉइंट सोर्स आपको जैसा दिख रहा है डायग्राम में, जो एस है, इट इज अ पॉइंट सोर्स। और इस पॉइंट सोर्स से जो भी वेव जनरेट होगी वो वेव हमारी सर्कुलर डायरेक्शन में, या कहना चाहिए कि सारी डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। क्योंकि जो भी वेव हमारी ट्रेवल करती है वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में ट्रेवल करेगी। तो जो आपके पास में जो आपको फर्स्ट सर्कल दिख रहा है, इसमें जितनी भी वेव पहुंचेंगी वो सारी एक ही फेज में होगी। दूसरे सर्कल पर जो वेव पहुंचेंगी उन सबका फेज एक होगा। तीसरे सर्कल पर जो वेव पहुंचेंगी उनका जो फेज होगा वो एक होगा। जैसे आप एक्चुअली ये आप जो पिक्चर देख रहे हैं ये 2 डायमेंशनल पिक्चर है, इसलिए आपको ये सर्कुलर फॉर्म में दिख रहा है। इसको आप ये एक्चुअली स्फेरिकल फॉर्म में होता है, जैसे कि बॉल का शेप होता है। नाउ दिस इज दी सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। जब आपके पास में कोई पर्टिकुलर लाइन सोर्स होगा, जैसे कि सिलेंडर की एक्सिस डायरेक्शन में अगर कोई आपने सोर्स रखा हुआ है, उस पर्टिकुलर सोर्स के कारण जो वेव जनरेट होगी उनका वेव फ्रंट सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होगा। एक तीसरे तरीका का वेव फ्रंट और होता है हमारे पास में, जो कहलाता है प्लेन वेव फ्रंट। तो जो आपके पास में प्लेन वेव फ्रंट होता है उसमें सारे पॉइंट्स एक ही प्लेन में होंगे और उनका फेज सेम होगा। So we have 3 types of wavefront: spherical wavefront, cylindrical wavefront, and plane wavefront. Now, what is electromagnetic properties? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है वो हमारी नॉर्मली ट्रांसवर्स वेव्स होती है। ट्रांसफर वेव का मतलब होता है कि जो आपके पास में पार्टिकल्स हैं जो उस वेव को जनरेट कर रहे हैं, उनका जो वाइब्रेशन है वो वेव की डायरेक्शन के या एनर्जी ट्रांसफर की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा। जबकि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं उनमें वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल और डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर दोनों एक ही होंगी। तो जो आपके पास में साउंड वेव्स होती हैं, साउंड वेव्स आपकी नॉर्मली लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होगी, और जो ओशन वेव्स होती हैं वो आपकी ट्रांसवर्स वेव होगी। जैसे कि आपको दिख रहा है ये जो ऑरेंज कलर की आपको जो वेव दिख रही है, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, और आप इसमें देख सकते हैं कि जो पार्टिकल हैं वो उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। जबकि ट्रांसवर्स वेव में वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं और एनर्जी आपकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। नाउ जैसे कि आपके पास में लाइट वेव होती है, लाइट वेव में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है। रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन, रिफ्रैक्शन मतलब अपवर्तन। जैसे अपवर्तन और परावर्तन की प्रॉपर्टी होती है लाइट वेव में, प्रकाश में, वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी होगी। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं। ये जो ब्लू कलर की वर्टिकल लाइन आपको दिख रही है ये नॉर्मल है। जो हॉरिजॉन्टल ब्लू लाइन है दिस इज दी बाउंड्री सरफेस। ये बाउंड्री सरफेस दो मीडियम को सेपरेट कर रही है, एयर और वाटर को। जब आपकी कोई वेव इंसिडेंट रे इस नॉर्मल से कोई एंगल बनाते हुए इस पर्टिकुलर सरफेस पर इंसिडेंट होती है, तो इस एंगल जो एंगल बनता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। जब ये पर्टिकुलर रे किसी कंडक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंट होगी, तो उस टाइम पर जितने एंगल पर ये इंसिडेंट हो रही है उसी पर्टिकुलर एंगल पर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो जो एंगल बनेगा रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में, उसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। और प्रकाश की तरह इसमें भी जो आपके लॉज होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब अपवर्तन कोण इज इक्वल टू परावर्तन कोण, ये भी सेम होगा। दूसरा जो नियम होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में होंगे, तो वो यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी आपकी इस चीज को फॉलो करेगी। दूसरा जो आपके पास में है, यदि आपकी रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, चूंकि मीडियम की प्रॉपर्टीज बदल जाएगी, तो जब इंसिडेंट रे है वो उसी पाथ को फॉलो नहीं करेगी, दूसरे मीडियम में ट्रैवल करने पर इसका पाथ बदल जाएगा। ये जो चेंज इन पाथ है इंसिडेंट रे की, उसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्टेड रे। और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसको हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे। ये जो चेंज होता है इंसिडेंट रे के पाथ में, जिसे हम रिफ्रैक्टेड रे के नाम से जानते हैं, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब वो किस पर्टिकुलर मटेरियल में ट्रैवल कर रही है उसके अकॉर्डिंग उसका पाथ नॉर्मल के पास भी आ सकता है और नॉर्मल से दूर भी आ सकता है। यदि नॉर्मल के पास आपकी रिफ्रैक्टेड रे रहेगी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से कम होगा, और यदि रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से दूर होगी तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो बढ़ जाएगा। इसको इस तरीके से आप समझ सकते हो कि जब ये जो रिफ्लेक्टेड रे होती है
इसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस और मटेरियल प्रॉपर्टी के बीच में एक लॉ होता है जिसको हम स्नेल्स लॉ बोलते हैं। स्नेल्स लॉ स्टेट्स sin थीटा 1 अपॉन sin थीटा 2 इज इक्वल टू म्यू 1 अपॉन म्यू 2। तो जो sin थीटा 1 है, थीटा 1 इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट इन फर्स्ट मीडियम, theta 2 is the angle of refraction in second medium, while mu 1 is the refractive index in first medium and mu 2 is refractive index second medium. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ये लॉ ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करेंगी, मतलब इनमें व्यतिकरण होगा जिसको आप इंटरफेरेंस के नाम से जानते हैं। तो जो दो वेव्स यदि दो अलग अलग सोर्सेज से निकल रही हैं और उन दोनों सोर्सेज के बीच में कुछ फेज डिफरेंस है या फेज डिफरेंस नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर फेज डिफरेंस हमको जो हमारा टारगेट पॉइंट है उस पर अलग अलग इंटेंसिटी मिलेगी। ये इंटेंसिटी बढ़ भी सकती है और इंटेंसिटी कम भी हो सकती है। यदि आपकी जिस तरह से हमने ये डायग्राम में दिखाया है लेफ्ट हैंड साइड पर कि वेव ए और वेव बी ये दो सोर्सेज से निकली हुई वेव है और इनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, तो ये इनके कारण जो रिजल्टेंट वेव हमको मिलेगी वो आपकी वेव होगी वेव ए प्लस बी, और ये जो आपके पास में वेव होगी इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। क्योंकि एम्पलीट्यूड बढ़ गया है टारगेट पॉइंट पर इसलिए इसको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे। यदि वेव ए और वेव बी के बीच में फेज डिफरेंस 180 डिग्री का है तो इनके बीच में जो रिजल्टेंट वेव हमको टारगेट पॉइंट पर मिलेगी उसका एम्पलीट्यूड 0 होगा। ये दोनों वेव आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी और इस इंटरफेरेंस को हम बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस को आप व्यतिकरण के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में डिफ्रेक्शन की प्रॉपर्टी होती है। ये किसी पर्टिकुलर बैरियर से या स्लिट से इनको आप ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। नॉर्मली यदि आपके पास में कोई वेव है और वेव के पाथ में यदि मान लीजिए छोटी सी ओपनिंग आ गई है, स्मॉल ओपनिंग जिसको आप स्लिट के नाम से जानते हो, जब ये स्लिट की ओपनिंग आ जाती है तो आपकी जो वेव है जो आप देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर स्लिट के लेफ्ट हैंड साइड में जो वेव फ्रंट है वो पैरेलल वेव फ्रंट है, जबकि यहाँ से जो राइट हैंड साइड में जा रहा है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट है। तो ये जो ओपनिंग है इस ओपनिंग के थ्रू ये वेव पास हो जाएगी और इसका जो पाथ है वो सेम रहेगा, मतलब ये जो वेव फ्रंट है प्लेन वेव फ्रंट से स्फेरिकल वेव फ्रंट में कन्वर्ट हो जाएगी। ये जो आपकी वेव है यदि इसके पाथ में कोई हिल या कोई माउंटेन या कोई बिल्डिंग आती है तब भी ये डिफ्रेक्शन के कारण, जो डिफ्रेक्शन की प्रॉपर्टीज को ध्रुवण भी बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी के कारण हमारा ये जो बैरियर है ये बैरियर इस वेव को नहीं रोक पाएगा और इस हिल के दूसरे साइड में जैसे आपको ये झोपड़ी दिख रही है यहाँ पर भी आपको एनर्जी इस पर्टिकुलर वेव की मिल जाएगी, मतलब वेव आपकी प्रोपोगेट होकर यहाँ तक पहुंच जाएगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कुछ खास प्रॉपर्टी होती है, पोलराइजेशन जिसको कहते हैं हम। पोलराइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसको नॉर्मली वेव प्रोपोगेशन का कहना चाहिए आधार होती है ये। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पोलराइजेशन की प्रॉपर्टी होती है। पोलराइजेशन हमारे पास तीन प्रकार का होगा, लीनियर पोलराइजेशन, सर्कुलर पोलराइजेशन और एलिप्टिकल पोलराइजेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में यदि आप ये किसी पर्टिकुलर एंगल पर नहीं है, जैसे मान लीजिए इस वाले डायग्राम में आपको दिख रहा है फर्स्ट डायग्राम में, इसमें ई एक्स और ई वाई जो है वो आपकी बराबर हैं और इनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, 0 डिग्री का फेज डिफरेंस है। तो जो आपके पास में इलेक्ट्रोमैग्नेट जो पोलराइजेशन होगा वो एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, मतलब वो टॉप टू बॉटम फ्लो करेगा, और जो पोलराइजेशन होगा उसको हम लीनियर पोलराइजेशन बोलते हैं। नॉर्मली जो पोलराइजेशन होता है वो आपका डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वाइब्रेशन यदि हमारा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में है तो उसको हम लीनियर पोलराइजेशन बोलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो वाइब्रेशन है वो यदि दो डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, तो इसको हम सर्कुलर पोलराइजेशन बोलेंगे। यदि इलेक्स जो आपके पास में ई एक्स कंपोनेंट जो एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है और वाई डायरेक्शन में ई वाई में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है और ई एक्स और ई वाई एम्पलीट्यूड में बराबर है, तब इनके बीच में जो पोलराइजेशन होता है उसको हम सर्कुलर पोलराइजेशन कहते हैं। और यदि जो ई एक्स कंपोनेंट है और ई वाई कंपोनेंट है इन दोनों के एम्पलीट्यूड यदि बराबर नहीं है, ई एक्स और ई वाई के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, तो जो हमको पोलराइजेशन मिलेगा वो इलिप्टिकल पोलराइजेशन होगा। इसको आप 3 डायमेंशनल व्यू में भी देख सकते हो।
यहाँ पर आपको सिर्फ एक कंपोनेंट मिल रहा है, EX कंपोनेंट, और ये आपका अल्टरनेटली एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहा है। सर्कुलर पोलराइजेशन में हमारे पास में दो कंपोनेंट है, EX और EY कंपोनेंट, दोनों बराबर हैं। तो हमको जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मूवमेंट दिख रहा है वो आपको दोनों डायरेक्शन में दिखेगा, दोनों इक्वल दिखेंगे। इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन में EX और EY का जो वाइब्रेशन है वो हमको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में मिल रहा है, और इन दोनों कंपोनेंट के एम्पलीट्यूड अलग अलग हैं। एप्लीकेशन आप इस तरीके समझ सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है राइट साइड में जो डायग्राम है उसमें हमने रूप वाइब्रेशन से इसको दिखाया है। आपकी इलेक्ट्रिक जो फील्ड जो आपकी वेव है वो रूप वाइब्रेशन के फॉर्म में ट्रेवल कर रही है, और इसके पाथ में हमने ये स्लिट ओपनिंग डाल रखी है। ये जो स्लिट की ओपनिंग है, यदि ये वर्टिकल डायरेक्शन में ही है और रूप का वाइब्रेशन भी वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो वेव एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर देगी, मतलब इस स्लिट को क्रॉस करके ये वेव आपकी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ट्रेवल कर देगी। लेकिन यदि यही रूप का वाइब्रेशन वर्टिकल डायरेक्शन में है और जबकि स्लिट की ओपनिंग यदि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो आपको राइट साइड में, मतलब इस स्लिट के राइट साइड में कोई वेव नहीं मिलेगी, और ये जो वेव होगी ये इस पर्टिकुलर स्लिट से ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी। चूंकि यहाँ पर जो आपकी जो स्लिट है ये हॉरिजॉन्टल है, और स्लिट यहाँ पर जो रूप का वाइब्रेशन है ये वर्टिकल डायरेक्शन में है, इसलिए ये जो आपकी स्लिट है इसने इस वेव को यहाँ पर रोक दिया। इसका यूज हम नॉर्मली माइक्रोवेव जो कंपोनेंट्स हैं उनके डिजाइन करने के लिए इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल का यूज करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कुछ और प्रॉपर्टीज भी होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक जगह ट्रांसमिट हो सकती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ये कंडक्टिंग सरफेस को अगर पर कंडक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में यदि मीडियम की प्रॉपर्टी चेंज होती है तो रिफ्रेक्ट हो जाएगी, मतलब उनका पाथ बदल जाएगा। यदि इनके पाथ में कोई स्मॉल ओपनिंग आती है तो ये वेव डिफ्रेक्ट हो जाती है। यदि यही वेव किसी सेमीकंडक्टिंग मटेरियल पर इंसिडेंट होगी तो ये उस पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर मटेरियल से एब्जॉर्ब हो जाएगी और कुछ फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। यदि यही वेव किसी पर्टिकुलर फाइन ऑब्जेक्ट से टकराती है तो स्कैटर हो जाएगी, तो स्कैटरिंग। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ट्रांसमिशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रेक्शन, एब्सॉर्प्शन और स्कैटरिंग की सारी प्रॉपर्टीज आपको मिलेगी। चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इनहेरेंट प्रॉपर्टी इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, तो जो वेव होती है इसमें कितनी एनर्जी कैरी कर रही है ये उसकी फ्रीक्वेंसी डिसाइड करती है। यदि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, मतलब जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो ज्यादा होगा। दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो ये कि जो आपकी वेव है उस वेव पे यदि वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, इट विल रिमेन अनचेंज, जबकि इसकी वेवलेंथ बदल जाएगी। ये जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये एब्जॉर्ब भी हो सकती है और एमिट भी हो सकती है बाय मैटर, और चूंकि ये एक एनर्जी का फॉर्म है इसलिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से ये डिफ्लेक्ट नहीं होगी। नाउ वी कैन समराइज द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपने देखा जैसे तीन कंपोनेंट थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ये जो तीनों कंपोनेंट हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे। ई एच से परपेंडिकुलर होगी और एच डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर होगा, ई डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर होगा, साइमल्टेनियसली एच के परपेंडिकुलर भी होगा। जो ईएम वेव्स हैं इनका नेचर ट्रांसवर्स होता है, जिस डायरेक्शन में वाइब्रेशन होता है पार्टिकल्स का उसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये ट्रेवल करती है। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो आपकी वेवलेंथ है, जो माइक्रोवेव है, इस माइक्रोवेव में वेवलेंथ ज्यादा कम होगी, तो जो वेव होगी आपकी वो एटीन्यूएट होगी। मतलब यदि आप काफी डिस्टेंस पर इनको ट्रैवल करा रहे हो तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इनकी एनर्जी धीमे धीमे कम होती चली जाएगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में या जो स्पेस है उसमें उनका जो प्रोपगेशन की स्पीड है वो आपकी लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो 1/√μ0 E0। जब यही वेव किसी मटेरियल से पास होगी तो मटेरियल में इनकी जो वेलोसिटी होगी वो मॉडिफाई हो जाएगी, इट विल इक्वल्स टू 1/√μe, जहां पर म्यू है परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल और जो ई है वो परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल है। मतलब जो मटेरियल है, मटेरियल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग
velocity of the propagation will be changed. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी होगी लाइट की तरह, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इंटरफेरेंस होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पोलराइजेशन होगा जिस जो आपकी वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से डिसाइड होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में डिफ्रेक्शन होगा. नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ माइक्रोवेव? जो माइक्रोवेव्स हैं इनका ये हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव है, तो इनका जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है. इसका मतलब है कि इनके पास जो बैंडविड्थ है वो ज़्यादा होगी. क्योंकि बैंडविड्थ ज़्यादा है इसलिए आप हायर जो डेटा रेट आपको मिलेगा वो ज़्यादा होगा. इसमें जो आप स्पेक्ट्रम है इसका इफेक्टिवली यूज करते हो क्योंकि ये हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स हैं. जो एंटेना गेन होगा वो ज़्यादा होगा क्योंकि वेवलेंथ कम है, और एंटेना को नॉर्मली हम λ/2 या λ/4 साइज में लेते हैं. क्वार्टर वेवलेंथ के एंटेना होते हैं या हाफ वेवलेंथ के एंटेना होंगे. तो अगर आपकी जो वेव्स हैं इनका वेवलेंथ कम है तो जो एंटेना का साइज है वो कम हो जाएगा, जबकि आपके पास में गेन आपको उसके एक डिजाइन के अकॉर्डिंग मिल जाएगा. मतलब आपके पास में स्मॉल साइज एंटेना में भी हाई गेन पॉसिबल है. दूसरा, हायर फ्रीक्वेंसी के जो सिग्नल होते हैं इनमें पावर कंजप्शन कम होगा क्योंकि माइक्रोवेव में हम लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन यूज करेंगे तो जो फेडिंग का इफेक्ट होगा वो कम होगा. मतलब एम्पलीट्यूड में जो चेंजेस आते हैं जब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करती है वेव, तो जो आपके पास में रिसीवर होता है उसमें एम्पलीट्यूड में चेंज होता है, उसको आप यहाँ पर रिड्यूस कर सकते हो. फेडिंग जो है वो कम हो जाएगी. जो वेव्स हैं उसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर एक ही डायरेक्शन में है, तो जो आपके पास में जो प्रॉपर्टीज है वो इम्प्रूव होगी. इसकी डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज जो आपके कंपोनेंट्स हैं, चूंकि वेवलेंथ आपकी कम है तो जो माइक्रोवेव कंपोनेंट्स हैं उनका साइज भी कम हो जाएगा. तो चूंकि साइज कम हो जाएगा तो कॉस्ट भी कम हो जाएगी. इसके अलावा जो माइक्रोवेव्स हैं ये ज्यादा रिलायबल होती है. अब माइक्रोवेव्स में कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे. यदि आप किसी ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड सिस्टम को रिप्लेस करते हो, किसी ऑलरेडी जो आपके पास में एस्टैब्लिश्ड इक्विपमेंट है, पुराने इक्विपमेंट को आप नए इक्विपमेंट से अगर रिप्लेस करते हो तो नॉर्मली सिस्टम की कॉस्ट बढ़ती है. तो जो कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट है और इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो ज़्यादा होगी. क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है इसलिए रेडियो वेव्स के कंपैरिजन में जब आप इन डिवाइसेस को यूज़ करोगे तो इनके लिए हमको हाई स्पीड स्विचिंग डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी. मतलब माइक्रोवेव में आप वो जो डिवाइसेस यूज़ नहीं कर सकते हो जो आप नॉर्मली रेडियो वेव से यूज़ कर रहे हो, या नॉर्मली ऑडियो फ्रीक्वेंसीज पर जो हम डिवाइसेस यूज़ करते हैं उनकी जगह हमको हाई स्पीड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यूज़ करनी पड़ेगी. जो माइक्रोवेव्स हैं इनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होगा. इसमें जो सबसे ज़्यादा आपको नोट करने लायक है वो है कि चूंकि एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही है वो वायरलेस है, एनर्जी आपको दिख नहीं रही है. तो ये जो आपके पास में माइक्रोवेव्स हैं, चूंकि इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा है, तो इनका ह्यूमन बॉडी पर एडवर्स इफेक्ट होगा. और उन पर्टिकुलर पार्ट्स पर ज़्यादा इफेक्ट होगा जिन पर्टिकुलर पार्ट्स पर ब्लड फ्लो नहीं होता है, उन पार्ट पर जैसे आपकी आईज है. तो नॉर्मली जो आपकी माइक्रोवेव रेडिएशन आपकी वो बॉडी पार्ट्स को ऐसे ही हीट कर देते हैं जैसे कि नॉर्मली फूड प्रोसेसिंग आप देखते हो माइक्रोवेव ओवन में जैसे आपका फूड बेक होता है, खाना पकता है, उसी तरह से जो हीट है वो आपकी बॉडी में भी एब्जॉर्ब होगी. नाउ एप्लीकेशन ऑफ रेडियो वेव्स या माइक्रोवेव्स. तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स हैं. वायरलेस कम्युनिकेशन में हम माइक्रोवेव का यूज करेंगे. रडार एंड नेविगेशन के लिए हम यूज करेंगे, रिमोट सेंसिंग में यूज करेंगे, आरएफ आइडेंटिफिकेशन के लिए, ब्रॉडकास्टिंग के लिए, हीटिंग के लिए और बायोमेडिकल में. वायरलेस कम्युनिकेशन में जो माइक्रोवेव है उनको हम स्पेस कम्युनिकेशन में यूज करते हैं. जो आपका सेल्यूलर फोन है, सेल्यूलर फोन जो आपका मोबाइल फोन है उसमें हम माइक्रोवेव का यूज करते हैं. जो आपका कॉर्डलेस फोन होता है उसमें हम माइक्रोवेव का यूज करेंगे. जो आपका वायरलेस लेन होता है, वायरलेस लेन में हम माइक्रोवेव का यूज करते हैं. ब्लूटूथ में माइक्रोवेव का यूज होगा. और सैटेलाइट्स जो हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में भी माइक्रोवेव का यूज होता है. जो माइक्रोवेव है इसके अलावा रडार एंड नेविगेशन में जो आपके एयरबोर्न व्हीकल्स हैं उनमें हम माइक्रोवेव का यूज करते हैं. जो वेदर रडार्स हैं, वेदर फोरकास्टिंग के लिए जिनको हम यूज करते हैं उनमें हम माइक्रोवेव का यूज करेंगे. जो जीपीएस सिस्टम नॉर्मली आजकल काफी इंस्टॉल्ड है, ये अधिकतर जो आपकी
व्हीकल्स होते हैं उनमें जीपीएस सिस्टम इंस्टॉल होता है और उसके थ्रू आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। तो जो जीपीएस है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इसमें भी हम माइक्रोवेव का यूज करते हैं। जो गाइडेड मिसाइल्स हैं नेशनल सिक्योरिटी पर्पसेस से, जो हम डिजाइन करते हैं उनमें हम माइक्रोवेव का यूज करते हैं। रिमोट सेंसिंग में मेट्रोलॉजिकल डेटा कलेक्शन के लिए हम माइक्रोवेव का यूज करते हैं। माइनिंग में टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर ओर और उसका पता लगाने में कि वहां पर है कि नहीं, उसकी जगह पता लगाने के लिए हम माइक्रोवेव का यूज करते हैं। लैंड सरफेस एनालिसिस में हम माइक्रोवेव का यूज करेंगे। एविएशन एंड मैन इन ट्रैफिक में भी हम माइक्रोवेव का यूज करेंगे। इसके अलावा आरएफ आइडेंटिफिकेशन जैसे जो सिक्योरिटी पर्पसेस है, इनमें हम माइक्रोवेव का यूज कर रहे हैं। प्रोडक्ट में जैसे आप अमेजोन, जो आप ऑनलाइन परचेजिंग करते हो उसमें अमेजोन वगैरह से आप जो परचेजिंग करते हो, उसमें जो आपका प्रोडक्ट है कब डिस्पैच हुआ, कब डिलीवर होगा, इसमें इसकी जो जानकारी आपको मिलती है वो प्रोडक्ट ट्रैकिंग में हम माइक्रोवेव के थ्रू करते हैं। प्रोडक्ट ट्रैकिंग की तरह इसको एनिमल ट्रैकिंग में भी हम यूज करते हैं। और जो आपके आजकल जो आपको टोल बूथ मिलते हैं, टोल कलेक्शन, तो वहां पर भी हम फास्टैग जिसको आप बोलते हैं, वहां पर भी हम माइक्रोवेव का यूज करते हैं। इसके अलावा जो रेडियो वेव है, रेडियो वेव का जो एएम और एफएम रेडियो है उनमें हम रेडियो वेव का यूज करेंगे। और अगर फ्रीक्वेंस जो आपका एफएम रेडियो है और जो टीवी ब्रॉडकास्टिंग है उसमें हम माइक्रोवेव का यूज करेंगे। माइक्रोवेव का यूज हीटिंग के लिए, जैसे बेकिंग में होता है माइक्रोवेव ओवन में, फ्रूट प्रोसेसिंग के लिए ओवंस में, जो आपके पोटैटो चिप्स हैं नॉर्मली उनमें भी बेकिंग के लिए, ड्राइंग के लिए उसमें हम माइक्रोवेव का यूज करेंगे। रबर इंडस्ट्री में भी हम माइक्रोवेव का यूज करेंगे। बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, बायोमेडिकल जो आपकी एप्लीकेशन है उसमें मेडिकल इमेजिंग के लिए, सेलेक्टिव हीटिंग के लिए, स्टरलाइजेशन के लिए, या डायग्नोस्टिक्स के लिए, जो आपकी नॉर्मली जो आपका कैंसर ट्रीटमेंट होता है उसमें हम माइक्रोवेव का यूज करते हैं। Now, these are the conclusion. In conclusion, there are many types of radio waves and device that we use. Sometimes these radio waves are considered to be harmful, such as in mobile phones and microwave, but other times they save lives with things such as radars. Radio waves also prove to be very versatile and seem to be have great use in today's world. Satellite navigation is a great example of how it has helped make our lives easier. No worrying about whether to keep your eyes on the road or the map. Microwave is the most awesome use of radio waves, especially from a business point of view. It means people are able to cook things quickly in today's busy lifestyle. नाउ जो आपको चीज नोट करने की है वो ये है कि यदि कभी भी आपको कोई माइक्रोवेव बीम है तो आपको प्रिकॉशन रखनी है, क्योंकि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, कि आप पर्टिकुलर माइक्रोवेव को यूज कर रहे हो, माइक्रोवेव के बारे में जानना। और उसका चूंकि बहुत ज्यादा यूज हो रहा है इंडस्ट्री में, हमारी कंट्री में, हमारे कम्युनिकेशन में, डेली टू डे लाइफ में, तो इसलिए माइक्रोवेव चूंकि बहुत यूजफुल है, इसलिए उसके बारे में जानना, उसको समझना और उसके बारे में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ना, इसके लिए माइक्रोवेव के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप इनके बारे में जानें और जो आपके माइक्रोवेव रेडिएशन है, इन माइक्रोवेव रेडिएशन से अपने आप को बचाएं। These are the reference books for further reading. You can refer these books or internet website also. Thank you.